हो आप सब? आपने मेरी फर्स्ट वीडियो तो देखी होगी इस चैप्टर की, जो कि अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में है, और अगर नहीं देखी तो आप इस लिंक पर जाके ज़रूर देखिएगा। अब मैंने वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आगे थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी कि उन प्रिंसिपल का मीनिंग तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन वो प्रिंसिपल आखिर है कौन कौन से वो पढ़ेंगे। देखो, ये प्रिंसिपल बनाए किसने हैं? हमने बनाया। अकाउंटेंट कौन होता है? हम होते हैं। अच्छा, तो फिर बच्चे इसको समझना कितना आसान है, क्योंकि हम ही लोगों ने बनाया है। क्या हम इतना भी नहीं खुद से समझ सकते? कई बच्चों को ना एक्चुअल में प्रिंसिपल थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चे। ये सब चीज़ें हमसे क्रिएट हुई हैं, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज क्यों ना, बस इनको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना। मैंने इनके साथ ना एक एक वर्ड भी लिखा है, जो वो वर्ड जो इन प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है। अगर आपको वो वर्ड याद रहेंगे, दैट इज़ द की वर्ड, अगर आपको वो याद रहते हैं तो आपके लिए प्रिंसिपल को पूरा याद करना ज़रूरी नहीं है। आप उन की वर्ड से भी अपने प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर सकते हो, पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। टोटल प्रिंसिपल आखिर है कितने? 1 2 3 नहीं, पूरे 11, यानी कि 11 का शगुन है प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल हैं? 11 प्रिंसिपल हैं। अब हम उन 11 प्रिंसिपल को वन बाय वन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल है बच्चे बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी। बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चे? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस की एंटिटी, यानी कि उसकी पहचान उसके ऑनर से अलग होती है। तो यानी कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर्स, यानी कि बिजनेस की एंटिटी उसके ऑनर से अलग है। बिजनेस जब भी रजिस्टर्ड किया जाता है वो अपनी खुद की एक नई पहचान लेके आता है। अब वो रजिस्टर्ड है, वो किसी को भी बच्चे मतलब अपने नाम से किसी को भी सेल कर सकता है, अपने नाम पर परचेज कर सकता है, किसी के ऊपर केस कर सकता है, उसके ऊपर केस होगा, ना कि ऑनर के ऊपर। यानी कि बिजनेस की अपनी अब एक अलग पहचान बन चुकी है। अब ऑनर कौन है भाई? फिर ऑनर बच्चे बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता है, यानी कि एक तरीके से क्रेडिटर कहलाता है कि उसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है और बिजनेस उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करके चलता है कि भाई हमें कभी ना कभी तो इस ऑनर, जो भी ऑनर है, उसका पैसा वापस करना ही करना है। तो अभी जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं बच्चे, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन जब भी किसी कंपनी पे केस होता है, ठीक है, तो कंपनी के नाम पर केस होता है, ना कि उसके ऑनर के नाम पे, ठीक है। कभी भी ऑनर के नाम पे केस नहीं होता। क्या? अगर कोई भी कंपनी है XYZ, तो उस पर केस होता है, ना कि उसके ऑनर के नाम पे। तो इस केस में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि बिजनेस की एंटिटी उसके ऑनर से अलग है। नाउ बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो वो अपने नाम से किसी भी कंपनी पर केसेस कर सकते हैं, अपने नाम पे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने नाम की अपनी पहचान है उसकी, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल है बच्चे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। मनी मेजरमेंट यानी कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो जो कि इन टर्म्स ऑफ क्या होगी? मनी में, यानी कि पैसे में, यानी कि रुपए में, यानी कि पैसे में नहीं, अब तो आजकल रुपये चलता है, वो भी 2000 के नोट आ चुके हैं, तो उसमें रिकॉर्ड करोगे। 2000 में नहीं, मतलब रुपये में नोट करोगे, तो आप वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो जो मनी में कन्वर्टेबल हो सकती हैं, और जो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन बच्चे क्वांटिटी में गिवन है, लीटर में गिवन है, किसी भी चीज़ में है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट किस में कन्वर्ट करना है? मनी में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, मुझे कितने पैसे देने या कितने पैसे लेने हैं इस चीज़ में। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बच्चे क्या होता है कि भाई बिजनेस क्योंकि बहुत लंबे समय तक चलता है, तो अब क्या हम वेट करें कि जब बिजनेस चलता रहेगा हम एंड में आके क्या कहते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे? जो कि पॉसिबल नहीं है। करने को कर सकते हैं, बट कौन इतने टाइम तक वेट करेगा? और जो हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशंस है कि हमें टैक्स भरना है, ये सब भरना है, तो हम उसको कैसे भरेंगे? तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस की लाइफ को शुड बी ब्रेक इनटू अ स्मॉलर पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो कि से 1 ईयर होता है, लाइक अगर आपने 1 जनवरी को स्टार्ट किया है तो 31 दिसंबर, 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है तो 31 मार्च, यानी कि 12 महीने का पीरियड बच्चे आपका 1 ईयर पीरियड होता है, जो कि अकाउंटिंग पीरियड कहलाया जाता है। हम अपने बिजनेस के टाइम पीरियड को 1 ईयर में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन फाइंड आउट दी प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई हमने 1 साल मेहनत करी तो कितना प्रॉफिट कमाया, हमें टैक्स कितना देना है उस चीज़ पे। तो हम अपने बिजनेस को
अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 1 ईयर में ब्रेक करके चलते हैं। हम कभी भी वेट नहीं करते कि जब बिज़नेस बंद होगा तब हम देखेंगे, नो, हम अपने बिज़नेस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द अकाउंटिंग पीरियड जो कि 1 ईयर का होता है। फोर्थ प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, मतलब क्या है फुल डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर मतलब यानी कि ओपन करते हुए चलना बच्चे, डिस्क्लोज करना, यानी कि आप अपने बिजनेस की ईच एंड एवरी आइटम जो आपको लगती है इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्क्लोज करके चलोगे, उसको ओपन करके चलोगे, यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है बिजनेस की, और जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो बच्चे वो अंडरस्टैंडेबल हो कि भाई सब लोग उस चीज़ को समझ सकें। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, जो भी इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी अ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर में आपको पर्सनल बायस से दूर रहना, यानी कि कोई भी छेड़ाखानी नहीं करनी, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी सच्चाई है बता दो, छुपाओ मत कुछ भी। उसके बाद प्रिंसिपल है बच्चे मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। मेटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इज़ मेटीरियलिटी, मैटर क्या करता है या मटेरियल बिजनेस के लिए क्या है, मतलब बिजनेस के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला ये प्रिंसिपल ये कहता है बच्चे कि जो चीज़ एक बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ज़रूरी नहीं वो दूसरे बिज़नेस के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट हो। लाइक कैसे? अब एक बिज़नेस जो कि टोटल 10 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया गया है, उसके लिए 1 लाख रुपए का डिसीज़न बड़ा माना जाएगा क्योंकि उसकी टोटल कैपिटल ही 10 लाख है। लेकिन अगर कोई बिज़नेस लाइक सपोज 10 करोड़ 50 करोड़ में स्टार्ट किया गया तो उसके लिए 1 लाख का डिसीज़न इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बिज़नेस जिसकी कैपिटल ही 10 लाख है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे ऐसे कंसेप्ट, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके बिज़नेस के लिए मैटर करती है, आपको उसे डिस्क्लोज़ करना है। जो आपको लगता है कि भाई जिसके इन्फॉर्म करने से आपके इन्वेस्टर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसका इन्फॉर्म करने से अदर पार्टी इफ़ेक्ट हो सकती है, तो ऐसे फैक्ट्स को आपको बिजनेस में डिस्क्लोज करके चलना है, दैट इज़ मटेरियल फ्रॉम द बिजनेस, जो कि मैटर करती है बिजनेस के लिए, दैट इज़ मटेरियलिटी प्रिंसिपल। जो एक बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, बट अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उसे डिस्क्लोज करके चलना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चे प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल भी बहुत बार पेपर में आता है। ये प्रिंसिपल है क्या? ये प्रिंसिपल बच्चे ये कहता है कि बिजनेस हमेशा हमेशा मतलब हमेशा अपने लॉसेस के बारे में पहले सोच के चलता है। यानी कि हमें प्रॉफिट तो जो होगा वो तो होगा ही, भाई हम आई प्रॉफिट कमाने के लिए रहे हैं, लेकिन हम इसलिए भी आ रहे हैं बच्चे ताकि अपने लॉसेस से बच सके। जब बिज़नेस को पता रहता है ना कि मुझे आने वाले टाइम में ये खर्चा है या ये नुकसान होने वाला है, तो वो उस चीज़ के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। इसके लिए बच्चे बिजनेस एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है, यानी कि अपने जितने लॉसेस होने हैं उसके बारे में पहले से ही सोच के चलता है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट का सोच के नहीं चलता, बट लॉसेस का पहले से सोच के चलता है। जैसे अगर बिज़नेस को लगता है कि भाई मेरे को 5 साल के बाद अपनी मशीन चेंज करनी है, ठीक है, तो बिज़नेस क्या करेगा बच्चे, अभी से पैसे इकट्ठे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका 5 साल के बाद एक खर्चा है, उसकी ये वाली मशीन ख़राब होने वाली है, तो वो उसके बारे में पहले से सोच के चलता है। अगर बिज़नेस को लगता है कि भाई मेरे कुछ डेटर ऐसे हैं जो मुझे पैसा नहीं देंगे, तो वो उस चीज़ के बारे में पहले से सोच के चलता है। यानी कि प्रूडेंस प्रिंसिपल वो अपना यूज़ करता है कि भाई मुझे एक वाइज डिसीज़न लेना है, मुझे अपने लॉसेस के बारे में पहले सोच के चलना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बच्चे कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप बिज़नेस में बच्चे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो वो उसकी बुक वैल्यू, मतलब जो भी बुक वैल्यू आप रिकॉर्ड करते हो वो उसकी परचेज वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि आपने जितने का एसेट खरीदा वो वैल्यू आपको बुक में मेंशन करना ज़रूरी है। आप वो वैल्यू नहीं लिखोगे कि आज की डेट में मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है या मेरी कार की वैल्यू कितनी है, नहीं। आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है कि भाई मैंने ये इतने की खरीदी थी और हो सकता है कि 2 साल बाद इसकी वैल्यू डाउन हो रखी है, तो वो मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगी कि 2 साल में मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है, तो आज की डेट में उसकी ये वैल्यू है। लाइक मैंने 5 लाख की कोई चीज़ खरीदी, 50,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है,
4,50,000, तो मेरे को 4,50,000 भी दिखाना है, 5,00,000 भी दिखाना है और 50,000। आप अपनी बुक वैल्यू को हाइड नहीं कर सकते या फिर अपनी जो ओरिजिनल परचेज की वैल्यू से हाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको परचेज जो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू होती है एसेट की वो शो करना ज़रूरी है और उसी पर किए जाते हैं। उसके बाद है बच्चे मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको मैच करके चलना है। किसको मैच करके चलना है? रेवेन्यू को उसके एक्सपेंस के साथ। अगर मैं इस महीने की अपनी इनकम की बात करूं या बिजनेस में अगर मैं एक साल की इनकम की बात करूं तो मैं अपने एक साल के एक्सपेंसेस को अपने एक साल की इनकम से कंपेयर करती हूँ, मैच करते हैं। अगर एक महीने के तो एक महीने के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कंपेयर करके चलना है, तो वो आपका मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि आप सो दैट यू कैन फाइंड आउट दी एक्चुअल प्रॉफिट कि आपको कितना हुआ है उस मंथ में या उस ईयर में। So that is the matching principle where you are matching your revenue with your expenses. And dual aspect या duality principle क्या कहता है? That is मैंने इसके लिए word यूज़ किया डेबिट क्रेडिट, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है बच्चे उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज़ डेबिट एंड सेकेंड वन इज़ क्रेडिट। क्या है डेबिट क्रेडिट या आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे डेबिट और क्रेडिट क्या कि अगर मेरे पास पैसा आया, किससे आया? मेरे पास पैसा आया है, मैं ये तो लिखूँगी कि मेरे पास पैसा आया, लेकिन किससे आया ये भी लिखूंगी। मैंने पैसा दिया, मेरे पास से क्या आ गया? पैसा गया, लेकिन किसको गया ये भी लिखूंगी। तो अगर 2 एस्पेक्ट है डेबिट और क्रेडिट, आगे आप सीखोगे डेबिट क्रेडिट क्या होता है, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप एक चीज़ डेबिट कर रहे हो तो आप समझ लो कि दूसरी चीज़ क्रेडिट 110% होगी, और अगर एक चीज़ क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज़ 110% डेबिट होगी। तो ये हमारे मैचिंग प्रिंसिपल हो गए, 8 हो गए। आगे करते हैं अभी। दैट इज़ 8 नहीं बच्चे 9 हुए हैं, दैट इज़ डुअल एस्पेक्ट तक हो गया हमारा। उसके बाद है बच्चे 10th प्रिंसिपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल बच्चे ये कहता है कि आपको जब सेल होती है आपको उस समय उसको रिकॉर्ड करना है, उस समय की वो रेवेन्यू माना जाएगा। यानी कि आपको वेट नहीं करना कि भाई मुझे जब पैसा मिलेगा मैं उसको तब की सेल मानूंगा या मानूंगी। नो, अगर हमें बिज़नेस को अगर बच्चे जनवरी में सेल हुई है और उसका अमाउंट उसको अप्रैल में जाके मिलता है तो वो सेल कब की मानी जाएगी? अप्रैल की या जनवरी की? जनवरी की। आप तभी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो बच्चे जब वो ट्रांजैक्शन होती है, और चाहे आपको पैसा आज मिले या 4 महीने बाद मिले या 5 महीने बाद मिले, तो दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। यानी कि आप इसमें टाइम को नोटिस करके चलते हो, टाइम को मैटर करके चलते हो कि आपकी ट्रांजैक्शन हुई आखिर कब है। 11th प्रिंसिपल है बच्चे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चे कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है दैट मस्ट बी वेरीफाइबल। मतलब वेरीफाइबल हो सके बच्चे, हम चेक कर सके कि भाई सही लिखी भी है या नहीं लिखी, आप उन चीज़ों को चेक कर सको। उनके मतलब लाइक आपके पास एविडेंस होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पेट्रोल भरवाया तो भाई पेट्रोल की रिसीट दिखाओ हमें। आप दुकान से सामान लेके आए हो तो उसकी रिसीट दिखाओ हमें कि भाई आपका इतना बिल बना था, ठीक है। तो दैट इज़ वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट। यानी कि बिजनेस में कोई भी बायस्ड वाले या कोई भी मतलब कुछ भी आप हाइड नहीं करोगे। आपको जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे वो विद प्रूफ होनी चाहिए, विद एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये 11 प्रिंसिपल करे जो कि थोड़े मैंने शॉर्ट में कराए हैं ताकि आप बोर ना हो जाओ, पक ना जाओ कि यार क्या है थ्योरी। इसलिए बच्चे मैंने शॉर्ट में कराए हैं कि आप इन चीज़ों को जल्दी समझो और समझ के उन चीज़ों के जब क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आंसर दे सको। तो 11 प्रिंसिपल हैं। अगर नहीं समझ आए दोबारा से मेरी इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना, फिर एक बार बुक उठा के देखना। आई होप आप लोगों को तब तो पक्का समझ आ जाएंगे कि हाँ मैम ये चीज़ कह रही थी और ये चीज़ सच में बुक में लिखी हुई है, ठीक है। तो ओके।